बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़ेब अहमद और आप हैं हमारे साथ एक नए आगाज के साथ और एक नए अंदाज के साथ। मैं कहूँगी अंदाज क्यों है सुबह सवेरे पाकिस्तान में, उसकी वजह है वो ये कि रोज आपके लिए हम खबर तो वही होती हैं जो शाज़ेब एक दो दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें नया पहलू निकालने की कोशिश जरूर करते हैं। नहीं, खबरें बहुत सारी नहीं आ रही है माया, बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ अच्छी खबर आ रही है, जैसे कि हम अक्सर महंगाई का जिक्र करते हैं और आप लोगों को हम परेशान करने की कोशिश नहीं करते लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम आज सुबह नामे के आगाज में आपको ये बता दें कि पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, जो कि बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। शुक्र। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि ये इंकशाफ है और डर भी है कि कहीं अगर प्राइसेस बढ़ गई पेट्रोल की तो क्या होगा, कैसे लोग करेंगे। फिर यू सेट के महंगाई इतनी हो गई है, वैसे बेरोजगारी इतनी है, अगर प्राइसेस फ्यूल की भी बढ़ गई तो लोगों के लिए और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। और फिर फ्यूल ऐसी चीज है ना कि उससे फिर हर प्राइस जो है वो लिंक्ड है, वो फिर हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। लोगों का दफ्तर जाना, स्कूल जाना, कारोबार करना, कितने जो सर्विसेज डिलीवरी वगैरह के काम है वो करना, गाड़ियों का मतलब बेसिकली पूरी जिंदगी जो है वो उस पर पूरी इफेक्ट हो जाती है। बट देन अगेन इट्स अ गुड न्यूज कि फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने ओगरा की पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है और ओगरा ने पेट्रोल 10 रुपए 27 पैसे और हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी, जो कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा है कि अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहते, बल्कि हुकूमत इस बढ़ती हुई कीमत का बोझ अपने ऊपर लेगी। वेल देन अगेन अवाम यही चाहती है कि इस तरीके से कहीं बैलेंस आए, कहीं तरीके से कहीं मैनेज करना है शाज़ेब। बिकॉज देखिए नया महीने का आगाज है 2022 का फरवरी, आज यकम जो है फरवरी का दिन है। एक इंसान ये कहता है चलो नया मंथ शुरू हो रहा है, लेकिन लोगों के ऊपर ना इस वक्त बड़े खर्चे, तनख्वाहें, फीस, बिल्स, बेसिक्स जो उनको हर महीने उनको देना ही देना है, मैनेज करना ही करना है, वो उनको पता नहीं होता कि अगला महीना कैसे मैनेज होगा। बिल्कुल ऐसा है। और जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे, कल भी गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी महंगाई में जिस तरीके से जो अशिया ज़रूरी है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। टमाटर की हम बात कर रहे थे, जो सब्जियां हैं वो महंगी हो गई हैं, साथ ही आटा महंगा हो गया है। लेकिन अब अच्छी खबर आप लोगों को हमने ये दे दी है कि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, तो कम से कम हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। आगे चलकर देखेंगे कि पेट्रोल अब कब महंगा किया जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा, महंगा हो जाएगा। अच्छा बोलो। लेकिन हमारी दुआ यही है कि पेट्रोल आगे चलकर ऐसे महंगा ना हो। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि मशरकी यूरोप और मशरकी वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं अब वो 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं। और जो अक्सर हम देखते हैं हुकूमती वज़रा है वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी इजाफा होता है। लेकिन शुक्र है अभी तक पाकिस्तान में इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि आलमी सतह पर बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं। साथ ही ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.60 इजाफे से $91.10 फी बैरल पर पहुंच गई है। ग्रेट। हमने पिछले हफ्ते भी एक एक्चुअली एक नई डेवलपमेंट हमने कवर की थी। मैं बात कर रही हूँ रावी की जो प्रोजेक्ट की बात करें जो हमने कवर किया था, जो अर्बन प्रोजेक्ट था, उसमें हमने पहले दिखाया था कि ऑब्वियसली वो एक नया आगाज होने वाला है। हम लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ शाज़ेब हमने किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन इस पर हम बात करते हैं आगे। पहले हम नाज़रीन को ये बता दें कि रावी से पहले जो एक गैस जो हमारे घरों पर नहीं आ रही, जो सनतकारों को गैस नहीं मिल रही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो सनतकार है कराची के, उन्होंने सुई सदन गैस के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। एक तरह से मैं तो कहूंगा कि अब बाकायदा तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप गैस फराम नहीं की गई तो हम धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे और दफ्तर के बाहर करेंगे सुई सदन गैस के। जैसा कि सनतकार हैं जुबैर मोतीवाला, वो ये कह रहे हैं कि गैस के मसाइल की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और मसले के हल के लिए 48 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं। अगर 48 घंटे में सनतकारों को गैस की फराहमी जो है वो यकीनी ना बनाई गई तो एहतजाज किया जाएगा, जो कि 48 घंटे अब शुरू हो चुके हैं। वो बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और अब हम बात कर सकते हैं रावी वाली, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके एक्साइटेड हो जाती हूँ। फिर मैंने देखा अच्छा इसमें स्टॉप आ गया, कहती सारी खबरें छोड़ दो, पहले हम रावी की बात करें। क्योंकि जब भी कोई चीज कंस्ट्रक्टिव होती है ना शायद वी गेट एक्साइटेड ना, कुछ भी मुल्क में नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम हमेशा खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ नया देखने में आया, अच्छा होगा, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ग्रीनरी भी वहां पर जाहिर है, पंजाब की क्या बात है। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की तो फिर हमने उसको अगले ही हफ्ते हमें पता चला कि जी उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उसको स्टे दे दिया है, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। नाउ देन अगेन देयर इज अ न्यू न्यूज़ लाइक बिल्कुल। और अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को ये बड़ा रिलीफ मिल गया है और वो इस तरीके से कि अदालत ने सूबाई हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। साथ ही अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है, काम किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा जहां पर जिन लोगों की पेमेंट्स वगैरह। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जायजा लेंगे फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं बनती है। और अदालत ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस भी साथ में जारी कर दिए हैं। यहाँ के
हम ये कह सकते हैं कि अब बेशक एक मरले पर लेकिन काम शुरू हो सकता है उन तमाम जमीनों पर जिनके मालिकान को अदायगी की जा चुकी है। बट हमारी दुआ यही है दोनों की कि ये प्रोजेक्ट अगर सारी चीज़ों के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे मुल्क के लिए, लोगों के लिए तरक्की का बायस हो, बेहतरी का बायस हो, दीन दुनिया आखिरत में, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये परवान चढ़े। वरना अल्लाह से दुआ करते हैं जो बेहतरी के मामला हो वो, है ना शाहज़ेब? क्या बिल्कुल, हम भी ये चाहते हैं कि जो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे जाते रहें, बस महंगाई कम होती है बाकी हमारी बेहतरी आती रहे, कैसे होगा ये? डेवलपमेंट होती रहे, तो बस हम ये इसकी दुआ कर सकते हैं और ये अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही आपको ये बताएं कि गुज़श्ता रोज हमने एक बड़ी अहम खबर देखी, स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर सेनेट में हुकूमत को फायदा पहुंचाने के इल्जाम पर यूसुफ रजा गिलानी जो कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। साथ में आपको ये भी बताएं कि सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ऑपोजिशन को एक वोट से शिकस्त हुई थी और उस दौरान ऐवान में यूसुफ रजा गिलानी की अदम हाजिरी पर हमने देखा कि ऑपोजिशन की बाज़ जमातों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जबकि हुकूमत की जानिब से साथ साथ ये कहा जा रहा था कि हम गिलानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो नहीं आए। They were very positive about it. That's very true. हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल आगाज करते हैं और पहला सेगमेंट शाहज़ेब हम किस हवाले से कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम देख रहे हैं कि कराची में खासतौर पर अगर हम बात करें जराइम की बिगड़ती सूरत हाल जो है वो मजीद बिगड़ती जा रही है। दिन ब दिन हम एक नई फुटेज देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वारदातें हो रही हैं, घरों की दहलीज पर हो रही हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, चाहे वो शाहरुख का मामला हो या दीगर हमने जो फुटेजेस देखी हैं, बहुत सारा हम देख रहे हैं कि कराची में क्राइम रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली शाहज़ेब, एवरी डे कोई 2 से 3 इस तरह की वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस आ रही होती हैं। जिस तरह अभी घर में जब मैंने अपनी फैमिली को भी शेयर की है न्यूज़ वगैरह, तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या आप अपने घर पर खड़े होकर जो घंटी है वो भी नहीं बजा सकते आप? मतलब आप इतने डर जाए, इतने खौफ और हिरास का आप शिकार हैं कि आप अपने ही घर में या रोजमर्रा कोई आपका घर है अपनों का, खाला का, मामी का, पुप्पी का, तो आप उस घर में सुकून से जा सकते हैं। आप गेट पर खड़े होंगे आपको लूट लिया जाएगा, आप बिल्कुल सिक्योर नहीं है। बिल्कुल, अगर हम ये बता भी दें, जैसे कि फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं कि ये डिफेंस की फुटेज है और जहां पर वो शख्स अपने घर पर खड़ा है, अपनी गाड़ी से उतरकर घर जा रहा है, वहीं पर 3 मोटरसाइकिल सवार लोग आए और आकर उनसे जो नकदी थी वो भी छीन ली और मोबाइल भी ले गए। और शायद वो एक तरीके से मुझे ये लग रहा है कि उनको ट्रैक कर रहे थे ऑलरेडी, उनको पता था कि पैसे कहाँ हैं, कितने पैसे हैं, उन्होंने फौरन ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। ओके शाहज़ेब, मैं समझ सकती हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन ज्यादातर जो उसका जोर है वो कराची पर क्यों? यही शहरी सवाल कर रहे हैं और शहरी सवाल ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हम देख रहे हैं इलाकों में जो वारदातों का सिलसिला ये बढ़ता जा रहा है मुसलसल। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी पर हम बात करने के लिए आज हमें सबसे पहले ज्वाइन किया एडिशनल आईजी सिंध पुलिस इमरान याकूब मिन्हाज साहब ने। इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। आज आपसे ये गुफ्तगू करनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि मुसलसल कुछ दिनों के बाद बल्कि रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ फुटेजेस सामने आती हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को अब घरों की दहलीज पर, गाड़ियों में, सड़कों पर हर जगह लूटा जा रहा है। सर, इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर अब सिंध पुलिस क्या कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। देखिए, ये बात बिल्कुल वजह है और इसमें कोई चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है कि क्राइम रेट बढ़ा हुआ है और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा भी नजर आ रहा है। लेकिन उसकी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें एक चीज ये है कि विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन आपके जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, पोस्ट कोविड सिचुएशन आ रही है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो गई है। कि जितने लड़के वारदातें करते फिर रहे हैं, अगर आप इसका एक असेसमेंट करें तो ये तकरीबन 19 साल से 27 साल और 28 साल के एज ग्रुप के लड़के हैं जो मोस्टली अनएम्प्लॉयड हैं। तो इन फैक्टर्स को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए इसकी रिपोर्टिंग और ये इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा क्विक और ट्रांसपेरेंट हो गया है। पहले शायद ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब लोगों ने अपने घरों के बाहर, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट्स, फैक्ट्रीज के बाहर कैमरा सिस्टम्स लगाए हैं जिससे ये रिपोर्ट बहुत जल्दी और क्विकली हो रहा होता है। तो एक जो आपको नॉर्मल राइज है वो इन्फ्लेटेड नहीं है, लेकिन फीलिंग ये आ रही होती है, हालांकि शायद ये चीज पहले भी हो रही थी लेकिन रिकॉर्डिंग्स पे नहीं आ रही। थर्ड फैक्टर जो है, यस, इसके बारे में जो हमारी अप्रोच है, वी आर डूइंग वेरी प्रोएक्टिव पुलिसिंग। अगर आप जनवरी में देखें कि देयर वाज अ राइज इन क्राइम, लेकिन जनवरी के अगर आप डिटेक्शन और एप्रीहेंशन और पुलिस एनकाउंटर्स का भी फिगर देखते हैं तो वो शायद पिछले 3 माह से ज्यादा है। सर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? सॉरी, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ?
फिगर्स तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, Right. चूंकि आपने मुझे फोन पे लिया है, लेकिन मैं आपसे ये फिगर शेयर कर लूंगा बिल्कुल। आप मेरे दफ्तर में रीडिंग्स गार्ड से ये ले सकते हैं फिगर्स पूरी। ठीक है। अच्छा सर, साथ में ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब आप बता भी रहे हैं कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इनको काबू करने की, सर जो शहर में कुछ कैमरास लगाए गए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, कहने के पुलिस इससे निगरानी कर रही है, क्या ये तमाम कैमरा सर फंक्शनल हैं, ये काम कर रहे हैं, इससे निगरानी बाकायदा तौर पर की जा रही है शहर की? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कैमराज हैं वो उनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 2500 के करीब, और वो 99% फंक्शनल है। क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस एग्रीमेंट है वो सिंध पुलिस हर साल करती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसका बाकायदा मेंटेनेंस का बजट एलोकेट करती है। तो वो कैमरे तो मोर और लेस बिल्कुल ठीक हैं और फंक्शनल भी हैं, और उससे हम मुस्तफीद भी होते हैं। लेकिन अब जरूरत इस चीज की है कि वो कैमरे तो कराची का सिर्फ 5% कवर है। एग्जैक्टली यही पूछना था अगला। तो पॉइंट अब ये है कि अब इस प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 10,000 कैमरास की एक फिजिबिलिटी बनवाई थी, जिसके ऊपर तकरीबन 26 से 27 अरब रुपए का खर्चा है। अब ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कब वो उन 10,000 कैमरास को लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी स्टोरी खत्म नहीं हो रही। कराची जितना बड़ा है, यहाँ फ्यूचर में आपको कम से कम 1.5 लाख कैमरास रिक्वायर्ड होंगे ताकि पूरा शहर कैमरा कवरेज में आ सके। अच्छा, तो इमरान साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह अभी फिगर शेयर की है कि 99% जो कैमराज हैं, बट 2,500 की तादाद में आप इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा शहर कैसे कवर करेंगे? आई एग्री 100%। लेकिन 15 लाख अगर कैमरेज हमें नाफिज करने हैं तो हम क्राइम रेट बढ़ने का इंतजार करेंगे सर, या अब हमें इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की फौरन ज़रूरत है? नहीं मैडम, 15 लाख नहीं, मैंने 1.5 लाख कहा। 1.5 लाख जी। लेकिन इवन देन वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंतजार तो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कई मौकों पे ये बात कर चुका हुआ हूँ कि ये वो फैसले थे जो हमको शायद 10 साल 20 साल 25 साल पहले ले लेने चाहिए, और उसके मुताबिक हमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज करना चाहिए था इन कैमरों में हर साल, जिस तरह बहुत सारे दुनिया के बड़े शहरों में हो रहा है। लेकिन चाहे अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भी ये डिसीजन होता है तो ये 10,000 कैमरा लगने में कम से कम 3 साल लगेंगे। 3 साल? We have to start. We have to start right now. I think that should be the right time. But sir, what do you think is the cause of such a high rate of crimes? मतलब क्या वजह आपको लगता है कि इतनी ज्यादा अचानक से, मतलब इतनी अमवात हो जाना, बेकसूर अपनी जान से हाथ धो दें, बेचारे बेरोजगार लोग, वैसे ही इतनी ज्यादा बेरोजगारी जैसे कि आपने कहा, और उसके ऊपर भी जो छोटी मोटी सेविंग्स हैं वो भी लुट जाए, गेट्स पर लोग सेफ नहीं है, तो हम तो स्केयर्ड हैं एक्चुअली। दो तीन फैक्टर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन उन चीजों का है। एक तो कन्विक्शंस हमारे यहाँ बहुत कम है, अरेस्ट बहुत ज्यादा होती है लेकिन कन्विक्शंस कम है। कन्विक्शंस कम होने से वो जो एक फियर ऑफ लॉ है वो लोगों के जहनों में नहीं रहता। और दूसरा, आप ये देखें कि कुछ और फैक्टर्स होते हैं। फ्रस्ट्रेशन इन द सोसाइटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक जो आपका मॉरल वैल्यूज का डिके है, ये तमाम चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं राइज इन क्राइम। हमको एज ए नेशन वो प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने पड़ेंगे जो इन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, देयर हैज टू बी एन एम्प्लॉयमेंट प्लान, एक इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लान, ताकि आप जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको इंसेंटिव तो दे। और जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे अच्छी एम्प्लॉयमेंट का, अच्छे फ्यूचर का, इंसेंटिव, सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इंसेंटिव्स के साथ साथ आप समझते हैं कि एक बड़े प्लान की भी जरूरत है, क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर लोगों को सेफ रखने के लिए, और जैसे कि हम सेफ सिटी की बात करते हैं, राइट, यू आर 110% राइट। इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो भी मसला है, चाहे क्राइम है, चाहे वाटर सप्लाई है, चाहे सीवेज सिस्टम है, चाहे टाउन प्लानिंग है, उसका जो जड़ है वो पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ कराची तो एक अनगाइडेड वे में एक्सपेंड कर रहा है, ना हमारे पास पूरा डाटा है यहाँ का, ना हम यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि कराची ही क्यों, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर है या फॉर दैट मैटर पेशावर है, गुजरांवाला है, यहाँ आपको कंट्रोल्ड वे में अब अर्बन एक्सपेंशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे मसाइल जन्म लेते रहेंगे।
राइट अच्छा सर, ऑब्वियसली क्योंकि खौफ व हिरास बढ़ चुका है, क्राइम भी बढ़ रहा है, आपने वजह भी बताई, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कि फेयर ऑफ लॉ जो है, इस फेयर ऑफ लॉ को मतलब लोगों को क्या यकीन है कि इंसाफ मिलता नहीं है, या चोरों को यकीन है हम पकड़े नहीं जाएंगे? दोनों चीजें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और हमें इन पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, इसमें पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अपनी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम अपनी अरेस्ट के साथ साथ जो एविडेंस कलेक्शन है उसको इंप्रूव करें और केसेस को प्रॉपर वे में कोर्ट्स में लीड करें और जुडिशरी उन केसेस के ऊपर क्विक ट्रायल करके उनको पनिशमेंट्स दे। यही इसका तरीका है, इसमें शॉर्टकट कोई नहीं। अच्छा इमरान साहब, आखिर में ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि पुलिस एहलकारों की जो तनख्वाहें हैं उनकी ड्यूटी के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है? नहीं सर, आइडियल सिचुएशन तो शायद कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पुलिस के मुलाजमीन की सैलरीज भी कम है, लेकिन पुलिस वालों के जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और लेकिन चूंकि वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हम काम तो करते रहते हैं। बिल्कुल, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पॉलिसी मेकिंग लेवल के डिसीजंस हैं जो कि रिक्वायर्ड। बट प्लीज सर, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू टेक सीरियस एंड सिवियर एक्शंस, बिकॉज क्राइम रेट बढ़ रहा है एंड वी कैन नॉट लूज एनी मोर लाइव्स एंड हार्ड अर्नड ब्लड मनी। सो थैंक यू एडिशनल आईजी सिंध पुलिस इमरान याकूब इनासा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आपने शो में ज्वाइन किया, इन तमाम मामलों पर बात की, खासतौर पर कराची पर जहाँ पर हम क्राइम रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको अपने आप को भी थोड़ा सा अब कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हुकूमत के पास वो तमाम वसाइल नहीं है या हुकूमत अभी वो सब कुछ नहीं कर पा रही, तो हमें थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। और तो हमारे पास कोई हल है नहीं, तो जो एक पॉसिबल रास्ता है वो इख्तियार किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं, एक सर्वे किया गया है इन्फ्लेशन के ऊपर, उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। हैरान कुन इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक, जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। प्लस कंसल्टेंट के नए सर्वे के मुताबिक तकरीबन हर पाकिस्तानी महंगाई का शिकार हुआ है। एब्सोल्युटली शाहजेब, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में महंगाई की बात की, अब जो इमरान साहब आए उन्होंने भी यही बात की कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। तो इस सर्वे में शाहजेब कौन कौन कहाँ से कैसे कैसे क्या सर्वे था? इसमें खैर हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि 99% पाकिस्तानियों के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई में बेहद इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। साथ ही पता चला है कि 54% पाकिस्तानियों ने 1 या 2 माह में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। तो इस सर्वे के मुताबिक क्या क्या कुछ सामने आया है, इसी पर बात करने के लिए हमें चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस कंसल्टेंट काशिफ अली साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइएगा ये कितने फीसद महंगाई बढ़ी है गुज़िश्ता 3 माह में? आपके दादोशुमार क्या बता रहे हैं सर्वे के? देखिए जी, हम तो राय अम्मा मालूम करते हैं और हमारी राय अम्मा के मुताबिक हम चीज़ें चलते हैं। फीसद के हिसाब से महंगाई जो बढ़ना, ये तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिस्ट का काम है। हमारा काम तो राय अम्मा मालूम करना है। तो राय अम्मा के अंदर जब हम जाते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, तो तकरीबन हर एक आदमी ऐसा ही कहता है कि महंगाई जो है बढ़ी है। इसके अंदर एक अहम सवाल जो है वो हमने ये पूछा कि ये बताइए कि 2021 जो गुज़िश्ता साल था उसके अंदर आपको खुशखबरी क्या मिली? तो तकरीबन कोई 62% लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिली जिसको हम बयान कर सकें। और अगर कोई चीज़ बयान कर सकते थे तो जो चीज़ उन्होंने कहा पाकिस्तान के क्रिकेट का जीतना कोई 6 से 7% थे, इसके अलावा कुछ लोग नहीं थे। लेकिन जब हमने ये पूछा कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान को 2021 के अंदर सबसे बुरी खबर क्या थी, तो लोगों ने सबसे बुरी खबर जो थी वो महंगाई बताई और स्कूल कॉलेजेस का क्लोजर बताया उसके अंदर। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमने उनसे ये सवाल ये पूछा कि ये बताइए कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी आमदनी है, उस आमदनी के अंदर आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं? क्योंकि जाहिर बात है एक बड़ा अहम मसला है ये कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं घरेलू उसके अंदर। अच्छा, ये हमारी जो रिसर्च है, ये एक ट्रैकिंग रिसर्च है जो 3 महीने बाद हम कर रहे हैं। ये हमारी जो रिसर्च हम करते हैं 3 महीने के बाद करते हैं, हमें सर्वे रिलीज करते हैं। अच्छा। तो अक्टूबर में कोई 68% लोग ये कह रहे थे कि हमारे एक्सपेंसेस पूरे होते थे और इस दफा 72% लोग कह रहे हैं, 72%, यानी कोई 4% लोग बढ़ ही रहे हैं।
तो एक अगला सवाल ये होता है कि अगर अखराजात नहीं पूरे हो रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर तकरीबन कोई 45% लोग ये कहते हैं कि वो कोई पार्ट टाइम उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ने जो है वो ये वाली बात बताई कि उन्होंने कुछ अपने एक्सपेंसेस कम कर दिए हैं। और हाँ, और एक और चीज़ ये है कि उसके अंदर जो है वो हर महीने कुछ ना कुछ कर्जा लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो कर्जा होता है ये जो है बुनियादी तौर पे लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास का फिनोमेना है। जब वो एक दफा किसी इसके अंदर आ जाते हैं, उधार के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो हर महीने जो है वो किसी मतलब एक साइकिल के अंदर ही फंस जाते हैं और वो जो है वो फिर से निकल नहीं पाते। अभी आप उससे पहले आप बात कर रहे थे जी 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 आप अमन अमान की सूरत हाल में बात कर रहे थे शायद गालिबन। देखिए उसके अंदर एक बड़ा रोल जो होता है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। तो अगर जो भी कोई महंगाई की इस वक्त मौजूद है तो अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द कंट्रोल करने की कोशिश करे, हुकूमत स्टेप्स ले। लेकिन ये कि इसकी वजह से लोगों के हालत जो है वो काफी प्रॉब्लम में, लोग काफी प्रॉब्लम है। आपने बड़ी जबरदस्त बात की साहब कि एक दफा इंसान महंगाई होता है और फिर जब सैलरीज नहीं आती और लोगों की इनकम जो अफेक्ट होती है, फिर वो जाते हैं उधार की तरफ। और जब एक दफा आपने उधार ले लिया, वो कैसा दलदल है कि आप उसमें गए और वो आप धंसते ही चले जाएंगे। अब जब ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो सर्वेज अभी शेयर किए, आप हर 3 मंथ्स की बात करते हैं, विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ सर्वे। बट क्या लगता है आपको कि अवाम का जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट लेवल कम हो गया है? बिकॉज लाइक यू सेड 62% पीपल सेड कि हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली। जी देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, हम जब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं, जब हुकूमत होती है तो उनके बनजुमला उनके वज़रा भी उसके अंदर शामिल होते हैं और हुकूमत पूरी की पूरी शामिल होती है, सिर्फ एक आदमी नहीं होता। तो जब हुकूमत के बारे में मालूम करते हैं तो जुलाई में तो सेटिस्फेक्शन लेवल इनका, आप ये टेस्टिंग समझिए कि 51% था। लेकिन जब अक्टूबर में एक महंगाई का तूफान आया तो हुकूमत के साथ डिससेटिस्फेक्शन जो है वो 72 पे चला गया, जो अब कंपैरेटिवली माइनर गिर के तकरीबन कोई 69 पे आया है। लेकिन इसी चीज़ को जब आप ये पूछते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं और एक फ़र्द की कारकर्दगी के बारे में मालूम करते हैं, तो डिससेटिस्फेक्शन लेवल वो नहीं आता जो हुकूमती कारकर्दगी का आता है। हुकूमती कारकर्दगी का अगर 69% था तो यहाँ पे इमरान खान की परफॉर्मेंस है 41% है। और ऐसे लोग जो कि इन बिटवीन है, यानी तजब्जुब की दुनिया में ना ये कह पा रहे हैं कि बहुत बुरा है और ना ये कह पा रहे हैं कि बहुत अच्छा है, इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते तकरीबन कोई 39% हो गई है, जो कि जुलाई के अंदर जस्ट 22% थी, फिर 29% हुई और इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 39% है। जबकि इनके साथ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का रेशो भी जो है वो पहले जी 20% था, 18%। यहाँ पर ये भी बताइएगा इमरान खान के साथ तो किया है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का सैंपल क्या था, आप लोगों ने किन अफराद की राय ली है, उसमें किस एज के लोग शामिल थे, किन शहरों से लोग शामिल थे, इस बारे से जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा। ये किस तरीके से सर्वे किया गया था? जी शुक्रिया। ये असल में आप समझ लें कि ये हम 18 से लेके 60 साल तक के लोगों के तकरीबन इंटरव्यूज़ करते हैं और ये टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के 60 से ज़ायद शहरों के अंदर होते हैं। और इसके अंदर मर्द और औरत की तकसीम भी होती है, हर किस्म की सोशो इकोनॉमिक क्लास भी आती है और इसमें हर सूबे का एक ना एक रेशो है आबादी का। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आबादी में अगर पंजाब 50 to 52% है तो हमारे सर्वे के अंदर भी पंजाब 50 to 52% ही होना चाहिए, उससे कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होना चाहिए। अगर जो है वो सिंध 23% है तो हमारे सर्वे में भी सिंध जो है वो 23% ही होना चाहिए। तो इसी तरह उसके बाद मज़ीद तकसीम हो जाती है कि सिंध के अंदर भी कोई 2 या 3 कल्चरल बेल्ट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची को अलग ले लें, लोअर सिंध, अपर सिंध, तो उस सिंध के अंदर भी उनकी आबादी उसी रेशो के साथ होनी चाहिए। तो सर्वे उसी पर साइंटिफिक कहलाता है कि जब वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर फैला हो, नुमाइंदा हो और उसमें हर सोशो इकोनॉमिक क्लास, हर एज ग्रुप उसके अंदर शरीक हो रही हो। तो ये हमारा एक नुमाइंदा सर्वे है जो कि लोगों के ख्यालात को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसे हम ट्रैकिंग रिसर्च कहते हैं। ठीक है, ये सर्वे लोगों के ख्यालात को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि जो महंगाई है इसमें इजाफा हुआ है। और वो रिफ्लेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं, खबरें भी रोजाना की बुनियाद पर आती हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग ज़ाहिर है वो क्योंकि एक्सपीरियंस करते हैं तो वो फिर ये राय भी देते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। चीफ एग्जीक्यूटिव काशिफ हफीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सर्वे से मुतालिक हमें बता रहे थे। माया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे। आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और मेरा ख्याल है अगले सर्वे का भी हम इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि अवाम के अंदर क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं,
क्या अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ किस तरह देखती है, और अवाम ने अब उसका बैकअप प्लान करना शुरू कर दिया है, और हमें भी एक प्लान करने की जरूरत है, लेकिन उसके प्लान के लिए हमें वक्फा लेना जरूरी है। अच्छा, वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। किसी की खिदमात हैं जिनको सराहना बहुत ज़रूरी है, उनको सलाम पेश करना बहुत ज़रूरी है, और हम देखते हैं कि बर वक्त इलाज की सहूलत मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। जहाँ बेरोज़गारी हो, जहाँ इतने मुल्क में मसाइल हों, इतनी महंगाई हो, उसमें अगर आपको मुफ्त इलाज मिले, सेहत की अच्छी सहूलियात मिले, एक ऐसा अस्पताल मिले जहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें मैसर हों, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। और इसी तरह हम जिक्र कर रहे हैं कराची का इंडस अस्पताल इंसानियत की खिदमत के लिए बेमिसाल किरदार अदा कर रहा है। माया, आपको पता है शाहज़ेब, जब इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जा रही थी, उस वक्त मैं एक दूसरे चैनल में एक मॉर्निंग शो करती थी, और मेरी एक जनरल फिजिशियन थी जो कि कह रही थी कि ना मुझे एक इदारा बन रहा है जो कि लोगों की ना हेल्प के लिए बन रहा है और इसमें मुफ्त इलाज होगा। अब जब ये बातें सुनते हैं ना, अब तो यकीन ऑब्वियसली एक ट्रस्ट लेवल नहीं बना हुआ होता, तो उन्होंने कहा नहीं, वो बड़े अस्पताल में थे, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगी, और उन्होंने नाम लिया इंडस हॉस्पिटल का। मैंने कहा चले ऑल द वेरी बेस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, और इस इदारे की जो जितनी भी इनकी खबरें, इनके बारे में इन्होंने जो खिदमात की, इस तरह जिस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बैलेंस रखा हुआ, जिस तरह इक्वालिटी को रखा हुआ है, कमेंडेबल, सलाम है वाकई में। जिस तरह मेंटेन कर रहे हैं इस ईमानदारी को, उस पर भी सलाम है। जैसा कि आप कह रही हैं, यहाँ पर हम ये बता दें कि अस्पताल में माहाना तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है, साथ में बच्चों का इलाज हो रहा है, कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। तो इसी मामले पर, इन खिदमात पर बात करने के लिए, लाजवाब खिदमात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO इंडस अस्पताल फख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने। अब्दुल बारी साहब, डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम डॉक्टर। और सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जितनी सहूलियात दी जा रही हैं इंडस अस्पताल की जानिब से, अगर हम बात करें सालाना बात कर लें या माहाना बात कर लें, तो कितने लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं या हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पूरा नेटवर्क जो है, अब क्योंकि अब वो इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क हो चुका है, इसमें तकरीबन 4.5 लाख मरीज माहाना मुस्तफीज होते हैं। और जो कराची का हॉस्पिटल है जो 150 से शुरू हुआ था, 300 बेड पे है इस वक्त, वो उस वक्त जो है ना उसके ऊपर शुरू में ही अंदाजा हो गया था कि ये लोड बढ़ता जाएगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना लोड है कि वेटिंग लिस्ट ज़्यादा बढ़ रही थी, इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया है, और इंशाल्लाह हम लोग एक उसको 1350 बेड पे लेके जा रहे हैं, जो जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग हो रही है, और इंशाल्लाह हम 2023 में के दिसंबर में इंशाल्लाह हम कोई 600 बेड पे चले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर 6 महीने में बेड ऐड होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपसे। उन्होंने कहा नई बिल्डिंग बनने जा रही है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होंगी? आप सब बता रहे हैं एक्सपेंड करेंगे, हमारे 600 बेड्स इंशाल्लाह और हो जाएंगे, और इसके अलावा और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा नई बिल्डिंग में? देखिए, हमारा जो अभी इस वक्त जो है ना, हम न्यूरो साइंसेस के ऊपर काम नहीं हो रहा, और बड़ों के कैंसर के ऊपर काम नहीं हो रहा, इसके अलावा बाकी सब कुछ है। तो इंशाल्लाह एक अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। न्यूरो सर्जरी भी शुरू हो जाएगी, न्यूरोलॉजी भी शुरू हो जाएगी, साइकेट्री भी शुरू हो जाएगी, और बड़ों का कैंसर का भी, जिसकी कीमत रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी शुरू हो जाएगी। तो एक इंशाल्लाह उसके अलावा जो है ना, जो मेजर चैलेंज हम लोगों का आता है वो ह्यूमन रिसोर्स का आता है। तो इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी इंशाल्लाह 2024 में शुरू हो जाएगी। डेंटल कॉलेज, ये अपना नर्सिंग कॉलेज, और अलाइड हेल्थ साइंसेज और फिजिकल थेरेपी वाला कॉलेज चल रहा है। इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा, और डेंटल कॉलेज भी हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ का स्कूल भी शुरू हो जाएगा। असल बात यह है कि इसको सस्टेन करने के लिए पैसे तो अल्लाह में भेज ही देगा इंशाल्लाह, और यहाँ के लोग पाकिस्तानी वैसे ही फिलैंथ्रोपी में बहुत है, लेकिन अच्छे लोग जो है ना, अच्छे लोग चाहिए जो कि इसको चला सकें। और हम फिर इसको, क्योंकि ये अस्पताल कुछ सालों के लिए नहीं है, ये सदियों के लिए बनते हैं हॉस्पिटल। इंशाल्लाह ये एक निज़ाम बनेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो है ना एक सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह सर साथ में ये भी बताइएगा कि कोविड के दिनों में हमने देखा, पेंडेमिक में देखा कि बहुत चैलेंजेस आए तमाम अस्पतालों पर, खासतौर पर इंडस हॉस्पिटल पर भी। सर कोविड के दिनों में जो खिदमात सर अंजाम दी गई हैं, या हम देख रहे थे जिस तरह इंडस अस्पताल पेश था, सर बताइएगा कितनी मुश्किलात आई, कितने चैलेंजेस थे जिसमें इंडस अस्पताल जो है वो घिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग हैं इससे जो मुस्तफीद हो सके कोविड के दिनों में, या जिनका इलाज हो सका यहाँ पर? जी कि डेफिनेटली ये एक चैलेंज था, और पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो क्राइसिस में बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट करती है, और अल्लाह करे कि भी हम नॉर्मल हालात में भी वैसे ही रहें जैसे कि हम क्राइसिस में करते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई थी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट हुआ था जिसमें एनसीओसी और प्रोविंसेस और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर किया, तो हमने अपना रोल अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैब में कोई तकरीबन 2500 टेस्ट की कैपेसिटी पर डे की है। उसके अलावा कोविड यूनिट चलता रहा है, तो हज़ारों मरीज़ यहाँ से मुस्तफीज हुए हैं। और इसके अलावा रिसर्च हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है ना, अपने वैक्सीन की ट्रायल में हिस्सा लिया, दवाइयों के लिए लिया, और एक बहुत अच्छा निज़ाम बन गया, और एक कोऑर्डिनेशन तमाम हॉस्पिटल्स में हो गई, और मेरी दुआ है कि ये कोऑर्डिनेशन आइंदा भी चलती रहे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमें अल्लाह ताला डेफिनेटली पैसे तो आ ही जाएंगे, वो तो इंतजाम अल्लाह ताला ने गैब से कर दिया। जहां इंडस की शुरुआत हुई थी, कैसे हुई, हम सब ने देखा। ये बताइएगा, आपने कहा अच्छे लोगों की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि अगर कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहे, आगे आना चाहे, तो आपसे कैसे रब्ता करे और किस तरह के लोगों की आपको ज़रूरत है? देखें, बात यह है कि जो एक होती है, हम हमेशा कहते हैं तालीम और तरबियत, तो मेरे नज़र में जो है इसको तालीम और तरबियत नहीं, तरबियत और तालीम होनी चाहिए। पहले तरबियत हो, फिर तालीम तो आ ही जाएगी। तो पैशन जो है ना, लोगों के अंदर पैशन, एथिक्स, ये पढ़ाना ज़रूरी है। और हमारे जो यहाँ से लोग गुजरेंगे इंशाल्लाह, और जो अपने जो रोल मॉडल्स हैं यहाँ पर, मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन CEO समझता हूँ कि इतने अच्छे लोग मेरे पास हैं कि, और बाकी भी इंशाल्लाह वैसे ही डेवलप होते जाएंगे, तो ये सस्टेन करता रहेगा, इंशाल्लाह चलता रहेगा ये। अच्छा सर साथ में ये बताएगा कि कोरंगी में भी अस्पताल की नई बिल्डिंग बन रही है, उससे मुतालिक सर क्या डिटेल्स हैं, काम कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या सहूलियात होंगी जो लोगों को मैसर होंगी? देखिए, ये हमारा तकरीबन समझे कि जो अल्टीमेटली 1350 बेड का है, लेकिन इसमें प्रोविज़न ये है कि हम 1800 बेड तक जा सकते हैं। तो उसमें तमाम सहूलियात मौजूद होंगी, जैसे मैंने कहा रेडियोथेरेपी भी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, न्यूरो साइंसेज भी शुरू हो जाएगी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी है, साइकेट्री है, कार्डियक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी, इनकी सबकी, और स्कोप बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास अभी मेजर चैलेंज ये है कि मेरे पास इमरजेंसी में कोई तकरीबन 1200 मरीज आते हैं, उसमें से 200 मरीज ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन चाहिए होता है, और इस वक्त मेरे पास कोई 30-35 बेड खाली होते हैं। और मेरा दिल रोज़ उसमें रोता है कि जी हम बाकी 170 को हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेड नहीं है। तो बस मेरी दुआ है, और लोगों से वो भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जितना हिस्सा डाल सकते हैं, जितना जल्दी डाल सकते हैं, ताकि हम उसको जल्द अज जल्द इस तकलीफ दे अमल से बच सकें कि जी हम लोगों को वापस कहीं और रेफर करते हैं। अच्छा, जाहिर है हम देख रहे हैं इंडस हॉस्पिटल कोरंगी में है और इस तरह के, लेकिन और भी इलाके हैं जहाँ पर मैं कहती हूँ अब लोग तो इंडस तक पहुँच जाते हैं, और एक वक्त था कि लोगों को बताना पड़ता था कि इस तरह का वाकई में लोगों को यकीन नहीं आता था कि इस तरह का वाकई में कोई फलाही काम करने वाला कोई इदारा है और यह ईमानदारी के साथ फ़राइज़ की अदायगी कर रहा है। लेकिन और भी इलाके हैं जहाँ पर आप लोगों की ज़रूरत है, उसके हवाले से कभी कोई प्लान, कोई फ्यूचर गोल्स? देखिए, अभी सूरत हाल ये है कि हम जो है ना, कोई पूरे पाकिस्तान में 13 हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, जिसमें कोई 8 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चला रहे हैं। बदीन में है, मुल्तान में है, मुजफ्फरगढ़ में है, लाहौर में है, और हमारे प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम कोई 51 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं। लाहौर में हमारा 600 बेड का हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमे को हमने 100 बेड ऑपरेशनल कर दिया, इन बेड शुरू कर दिए हैं, और इंशाल्लाह 2023 तक हमारी कोशिश ये है कि हम दिसंबर तक इसको 300 पे ले जाएं, और फिर 25 तक इसको 600 पे पूरा करके उसको मुकम्मल कर दें।
फिर ये है कि अरे वाह, थर वाह, में भी जबरदस्त। एक हॉस्पिटल शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में थर फाउंडेशन के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। तो 100 बेड का इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसके बाद ये अल्टीमेटली 200 पे 100 चला बेड, जाएगा। माशाल्लाह। और भी जी सियालकोट में भी एक वहां पर लोग कर रहे हैं। तो जरूरत तो आपको पता है बहुत है, लेकिन हम एक ऐसा निज़ाम बेशक। प्रिवेंटिव साइड पे ज्यादा काम करना चाहते हैं कि लोगों प्रिवेंट, वो कहते हैं ना एहतियात जो बेहतर है उससे। तो हम उस पे उस इलाज से बेहतर नहज पे जा बेशक रहे हैं और ऐसा। कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं, इलाज से बेहतर है। तो ये सारी चीजें है। इस तरीके से हमारे आप लोगों से दुआ की, दवा की, सब चीज की जरूरत है जी। डॉक्टर साहब, हमने राजनपुर के बारे में सुना है, वहाँ पर किसी शिप पर भी कोई ऐसा अस्पताल कायम किया गया है जो मूवेबल है, और कुछ इस तरह की डिटेल्स हमारे पास आई थी। जी, मैं जी, चाहूंगा कि आप इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस हवाले से जरा बताइएगा प्लीज। असल में ये जो राजनपुर के इलाके में ये कच्चे का इलाका है, जहाँ पर आपको पता है कि जी एक्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज का भी नहीं था। वहाँ पर लोगों ने लोगों को जमीनी रास्ते से किसी बड़ी जगह में पहुँचने में 8-9 घंटे लगते थे। तो हमने इंडस रिवर के ऊपर एक बोट क्लिनिक शुरू की नवंबर के अंदर, और वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो उस इलाके के लोगों ने पहली दफा डॉक्टर की शक्ल देखी थी। अब वो ये 4 जगह डॉक करती है। अब इसके अलावा हमने अभी एक नई इसी महीने हमने एक बोट एम्बुलेंस भी की है, क्योंकि ये जो बोट होती है इसकी तो बारिश होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है। तो वहाँ पर कोई ऐसा मरीज हो जिसको क्रिटिकल हो, उसको हमको अब हॉस्पिटल मूव करना है, तो उसके लिए बोट एम्बुलेंस अभी इस महीने शुरू हो गई है। तो अब इंशाल्लाह ऐसे कोई मरीज जिनको ज़रूरत होगी तो फौरी उनको वहाँ से मूव करके किसी अस्पताल पहुँचा के, जो हमारा ही हॉस्पिटल है वहाँ पर, हम उसके अंदर उसको जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसकी जान बचाई जा सकती है। और इसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ये कोस्टल एरिया ऑफ सिंध में और कोस्टल एरिया ऑफ बलूचिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल जर्नी एंड दुआएं हैं कि इंडस की ये जर्नी ग्रो करती रहे। जैसे कि आपने कहा, ये सिर्फ कुछ दिनों का और कुछ सालों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सदियों का प्रोजेक्ट है, और हमारी दुआ है कि इस सदियों का प्रोजेक्ट हो और नस्ल दर नस्ल लोग इस इदारे से और इस इदारे तक पहुंच सकें हर तरह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ शामिल थे इंडस हॉस्पिटल के सीईओ। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया शाहजेब। सच ए ब्यूटीफुल जर्नी ना। बिल्कुल, जिस तरीके से वो अब बता रहे थे जो खिदमात अंजाम दी जा रही है इंडस हॉस्पिटल की जानिब से, और जिस तरह एक्सपैंड किया जा रहा है हॉस्पिटल्स को, मेरे ख्याल में ये वाकई काबिल तारीफ है। साथ में जैसे कि बोर्ड के बारे में बता रहे थे कच्चे के इलाके में, कि वहाँ पर क्योंकि एक्सेस नहीं है, उन्होंने कभी डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखी है, तो उनके लिए एम्बुलेंस वहाँ पर होना या वहाँ पर एक बोर्ड की शक्ल में एक अस्पताल छोटा सा बना देना, ये मेरे ख्याल में वाकई एक उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप है जो वहाँ के लोग हैं। अग्रीड। पहली दफा डॉक्टर की शक्ल देखना, सोचिए अभी हमें कितना आगे बढ़ने की जरूरत है। रहिएगा हमारे साथ, छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं शाहजेब अहमद खान। एक बार फिर मस्ती देने का बहुत शुक्रिया। आप अपना साथ बनाए रखिए और हम आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाते रहेंगे। जैसे कि हम लोग पहले थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से जिक्र करी थी, शाहजेब आपने कभी कोऑपरेटिव मार्केट के बारे में सुना है? बिल्कुल। और वो किस चीज के लिए वो मशहूर है? मशहूर तो वहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि वहाँ पर आग लग गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोगों ने घर में बेसिकली पहले ना यही मार्केट होती थी, जो पुराने काम, जो पुरानी दुकानें होती थी, नस्ल दर नस्ल बनाने वाले, कढ़ाइयों वाले काम, एम्ब्रॉयडरी, शादी के जोड़े, वलीमों के जोड़े। मुझे इसलिए याद है कि बचपन में हमारी अम्मा जो है वो शादियों की, जिसके मतलब बरी के सूट बन रहे हैं, तो वो खानदान के पूरी जो चढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो कहते हैं ये भी चढ़ानी है, वो भी चढ़ाना है, यूं भी दुपट्टा भी, तो चादर भी, तो सूट भी, वो सब कुछ जो है वो कोऑपरेटिव जनाब कराची कोऑपरेटिव मार्केट की मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी हमारे साथ एक साथ रहा। बट अनफॉर्चुनेटली लाइट की सेट के उसमें आग लग गई। कुछ अर्सा कबल वहाँ पर आतिशबाजी हुई, जिसमें हमने देखा कि तमाम दुकानें जल गई, लोगों का सामान जल गया।
जो वहाँ के दुकानदार थे वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए, सड़कों पर आ गए। जाहिर बात है जो उनका रोजगार था वो बंद हो गया, जितनी दुकानें थे तकरीबन सब जल गई थी, कोई दुकान नहीं बची थी और सब यही परेशान थे किस तरीके से एक बार फिर उनका कारोबार शुरू हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को सराहना बहुत ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इन ताजरों की मदद के लिए एक अहम कदम उठाया गया, उस पूरी कोऑपरेटिव मार्केट को दोबारा से बनाया गया है। एक एक दुकान को वहाँ पर पेंट से लेके, मैं देख रहा था गमले भी बकायदा तौर पर रखे गए थे और बहुत प्यारी बहुत तरीके से उन्होंने इसको पूरा दोबारा से डेवलप किया है और अब ये बकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह भी हो गया है और इसको बहाल कर दिया गया है। तमाम दुकानें बहाल हो गई हैं, यहाँ तक कि जो अब वहाँ के जितने दुकानदार हैं जो कारोबार वहाँ पर करते हैं वो एक बार फिर अपने कारोबार का आगाज कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत भी अता करे और कोऑपरेटिव जो मार्केट है उसको और भी तरक्की हो और ये बहुत बड़ी मार्केट और बन जाए दोबारा से, जैसे कि हमने बचपन में हमेशा से देखा। तो आज हमारे साथ शाहज़ेब सदर कोऑपरेटिव मार्केट मोहम्मद फिरोज साहब मौजूद। बिल्कुल, मोहम्मद फिरोज साहब कर चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव मार्केट को जिस तरीके से वहाँ पर इसको एक बार फिर डेवलप किया गया है और बहाल की गई हैं दुकानें वहाँ पर सारी। सर साथ में ये बताइएगा कि अब ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप हुकूमत की इस काविश को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि इसमें जहाँ तक हुकूमत की काविश की आप बात कर रहे हैं तो ये खालिसतन जो है ये हमारे सदर के इलाके के जो MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब हैं और MP खुर्रम शेर जमान जिनका कि PTI से ताल्लुक़ है, इन्होंने आके जब आग लगी थी तो मार्केट का दौरा किया और दौरा करने के बाद इन्होंने हमारे मामलात को देखा, दुकानदारों से मिले और जो उस वक्त हमारा परेशानी का आलम था उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने उस वक्त हमसे ये वायदा किया था कि हम इंशाअल्लाह आपकी मार्केट को इस हद तक कर देंगे कि आप लोग दुकानों में अंदर दाखिल होकर अपना कारोबार कर सकें। तो बाहर क्या उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कल तकरीबन 2.5 महीने के बाद जो ये पोजीशन आ गई कि जो उन्होंने वायदा किया था आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने कि हम जो है ये इसका जो मलबा है कचरा वो सब बाहर निकलवा देंगे, उसके अलावा जो है वो प्लस्तर का काम जो है वो करके दे देंगे, रंग रोगन करके देंगे, शटर आपको लगा के दे देंगे और उसके अलावा इन्होंने केबल ट्री लगा के उसके अंदर वायरिंग की है, हर दुकान के बाहर तक उन्होंने वायर लाके छोड़ दिया है। बस ये काम इन्होंने कल तक किया था कंप्लीट। उसी के ऊपर कल का एक प्रोग्राम रखा गया था अब्दुल्ला अनू रोड पे और जिसके अंदर के ये सारे मामलात हुए और अब जो है वो इन्होंने दुकानें जो है एक तरीके से हमारे हवाले कर दी हैं। वाकई आपने बहुत अच्छी बात की कि इस तरह से को तैयार किया गया, अल्लाह करे ताकि आगे इस तरह की कोई वाक़यात ना हो। तो फिर सब ये बताइएगा कि हम जो जानना चाहते हैं वो इस जो आग लग गई थी और उस वाक़े में लोगों का कितना नुकसान हुआ? देखिए जी, जब आग लगी थी तो उस वक्त हमसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदार हैं, सदर हैं इदरीस मेमन साहब और BMG ग्रुप के ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये आए थे। इन्होंने आके मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि जी आपको जो नुकसान हुआ है उसका आप तखमीना लगा के हमें 1 हफ़्ते में दे दें। तो हमने तमाम दुकानदारों की मीटिंग कॉल की और उनसे जो हमने प्रोफार्मे सबसे जमा किए शनाख्ती कार्ड की कापी के साथ और जो उनका नुकसान का उस वक्त का तखमीना था वो तकरीबन 1 अरब 49 करोड़ कुछ का था। ये हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जब पेश किया तो उसके ऊपर ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट सिंध जो है वो इसको नहीं मानेगी किसी भी तरीके से, तो आप मेहरबानी करें इसको दोबारा बैठें, इसको रिवाइज़ करें और जो कम से कम हो सकता है वो बना के दें। हमने दोबारा फिर सब दुकानदारों की मीटिंग कॉल की और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है जो आपका फर्नीचर जल गया या आपने जो कर्ज़ा देना है लोगों का वो इसमें से मिना करें और उसके अलावा जो टोटल लॉस हुआ है जिसमें तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए कैश थे दुकानदारों के, कुछ लोग अपने पास कमेटियाँ डालते हैं, कुछ लोग हफ्ते का दिन था उनका होलसेल का काम था वो रिकवरी करते थे, उनका पैसा दुकानों में रखा हुआ था, तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए कैश जल गया। और उसके अलावा फिर जो माल था दुकानों के अंदर उसका तखमीना जो हमने लगाया वो 92 करोड़ रुपए का उसका दोबारा जो है हमने एसेस करके उसका तखमीना लगाया और तकरीबन वो कोई 1.5-2 महीने हो गए जो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुपुर्द कर दिया और बकौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो उन्होंने CM तक जो है वो हमारा जो लॉस था जो हमने उनको बना के दिया था वो उन्होंने पहुंचा दिया है और उनका यही वायदा है हमारे साथ कि इंशाल्लाह
अनकरीब जो है वो आपकी मीटिंग करा देंगे सीएम हाउस में, और कुछ न कुछ जो भी होगा इंशाल्लाह वो कंपनसेशन हमको देंगे। सर यहाँ पर जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं काफ़ी नुकसान भी हुआ है, ये भी बता दें कि यहाँ पर दुकानें कितनी हैं और साथ में जो यहाँ के ताजिर हैं उनका नुकसान जैसे कि आप बता भी रहे हैं, कितने ताजिरों का यहाँ से रोजगार जुड़ा है, इस मार्केट से वाबस्ता है? देखिए जी, मार्केट में ये सूरत हाल है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो 400 दुकानें, और उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी तकरीबन कोई 60-70 दुकानें थीं जो अफेक्ट हुई थी। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो तकरीबन समझ लें कि 90% दुकानें जल गई थी, जो जल के राख हो गई थी बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। और तकरीबन 15-20 दुकानें ऐसी थीं कि जिनके कोई शटर नहीं जले या कुछ जुज़वी तौर पे उनका नुकसान हुआ, 100% नहीं हुआ उनका नुकसान। तो इस लिहाज से आप ये समझ लें कि तकरीबन अभी तक जो हमने हिसाब लगाया है वो तकरीबन 350 दुकानें बन रही हैं ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि जिन लोगों को कुछ माल सही था, सिर्फ शटर की हद तक जले थे या थोड़ा बहुत माल जला था, उनको हमने कहा आप अपनी मदद आपके तहत जो है ये काम करवा लें। और कुछ इसके अंदर हमने अपने तौर के ऊपर सोसाइटी ने हमारी लोगों के शटर वगैरह सही करवा के दे दिए, या और जो छोटे मोटे काम थे वो हमने अपने तौर पे करा के दे दिए। लेकिन अभी भी ये समझ लें कि 350 दुकानदार ऐसे हैं जो डायरेक्ट इससे मुतासिर हैं, और जब तक गवर्नमेंट सिंध इसके अंदर कोई हमारे साथ कोई कंपनसेशन हमें नहीं करती और पैसे नहीं देती, तो ये समझ लें कि फ़िलहाल ऐसा है कि हमें सिर्फ दुकानें बन के मिल गई हैं और शटर लगा दिए गए हैं। बाकी अंदर जाने के लिए दुकानदारों के पास पैसे नहीं है कि वो दुकानों के अंदर जाएं, फर्नीचर बनवाएं या दुकानों में माल डालें, क्योंकि आजकल महंगाई के हिसाब से ये समझ लें कि कम से कम 5 लाख रुपए का एक दुकानदार का फर्नीचर बन रहा है, उसमें उसने वायरिंग का काम भी कराना है, वो आगे काउंटर लगवाने हैं या जो भी उसकी कुर्सियाँ स्टूल वगैरह ये सारे रखेगा, तो कम से कम 5 लाख रुपये बता रहा हूँ, वरना तो 10 लाख रुपये का भी फर्नीचर बन रहा है। तो हमने तो दुकानदारों से यही रिक्वेस्ट की है कि भाई देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट को कंपनसेशन हमें देती है तो उसके अंदर आप मेहरबानी करें, कम से कम पैसों के अंदर अपना फर्नीचर बनवाएं और ज़्यादा तवज्जो दें माल के ऊपर। अच्छा जनाब, ये ज़रूर बताइएगा साथ साथ कि इस मार्केट में कितने सेक्शंस हैं, सेक्शंस के बारे में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा हिस्सा आप बताइएगा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है? कपड़ा मार्केट 3 पोर्शन है, एक इलेक्ट्रॉनिक का है हमारी मार्केट में, एक कपड़े का पोर्शन है और एक दूल्हा पैकेज का है। तो इसमें ये समझ लें इलेक्ट्रॉनिक वालों के जो सामान है वो एक बैटरी 35 हज़ार रुपये की भी बैटरी, और छोटे छोटे आइटम है, बहुत कॉस्टली है। ऐसे ही कपड़े वालों का भी ये है कि कपड़े जो है इस वक्त बहुत महंगा है कपड़ा है, कि दुकान के अंदर 70-80 लाख रुपए का माल था कपड़े वालों का, तो वो तो उनका माल ही जल गया है। जो अभी कर्जा देना है वो तो इससे हट के है जो हमने कर्जा देना है। तो इस वक्त हमारे साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि हमको जो दुकानों में माल डालना है, फर्नीचर बनवाना है, लोगों के पैसे देने, वो उसके लिए हमको पैसा चाहिए सिंध गवर्नमेंट से। तो सिंध गवर्नमेंट से आपके तरफ से मेरी अपील है, मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए थे, उन्होंने भी आके एक दिन विज़िट किया, दूसरे दिन भी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह फिरोज़ भाई आपके साथ बैठूंगा और आपके इन मामलात को देखेंगे, इंशाल्लाह जितने जल्दी हो सका हम आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद इत्तेफाक है वो मसरूफ़ होगा या उन्हें टाइम नहीं मिला, तो उसके बाद कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया सिंध गवर्नमेंट के। लेकिन बहरहाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जो है वो हमारे मामला सिंध गवर्नमेंट से चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई ना कुछ हमारा इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कोई रास्ता निकला है आप लोगों का, ये भी जितने ताजिर है जिनका नुकसान हुआ है वो नुकसान का ज़ाला भी किया जा सके। सर बहुत शुक्रिया, मोहम्मद फ़ेरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि वहाँ पर कितनी दुकानों को नुकसान पहुँचा, किस तरीके से वहाँ पर नुकसान जो है वो उठाया गया, और उसके बाद जब दोबारा से इस पूरी मार्केट को डेवलप किया गया है, दोबारा से इसको बहाल किया गया है, उसके बाद भी जो मुश्किलात हैं वो ये हैं कि वहाँ पर दुकानें तो बन गई हैं, पेंट भी हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन सामान जो जला था माया वो सामान भी तो वापस लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक इतना बड़ा सवालिया निशान है ना कि क्या होगा, बहुत नुकसान हो गया। उन्होंने कहा इस तरह छोटी छोटी चीजें जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। साहब ने अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें बाकायदा तौर पर अगर आग लगती है तो उसके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो इस बिल्डिंग में लिए जाए ताकि दोबारा से कभी कोई ऐसा वाकया पेश ना आए। तो बहरहाल कोऑपरेटिव विभाग की हम दोनों की तरफ से यही दुआएं हैं कि सही कहा उन्होंने, कपड़ा बहुत महंगा हो गया, लेकिन दुआ ये है कि सही तरीके से वो मार्केट दोबारा से बहाल हो जाए। अब चलते हैं, एक बहादुरी की कहानी आपसे शेयर करते हैं और एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसको हमारी टीम कहती है भाई इसका नाम जो है ना ब्रेव है, ब्रेव आमना है ये।
ब्रेव आमना, ब्रेव आमना के बारे में आपको ये बताएं कि जब सर से माँ बाप का साया छिन जाए तो यकीनी तौर पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और एक कठिन हालात होते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। इवन माशरे की बहुत कुछ ऐसे हम देखते हैं मुश्किलात होती हैं जिससे आपको गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। और इसी तरह हमने देखा कि जो आमना है वो भी मैदान में उतरी और खुद से उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे खुद से कमाना भी है और एक सपोर्ट, अपनी सपोर्ट ही बनना है, बाकी की सपोर्ट ही बनना है। इस वजह से उन्होंने देखा कि लाहौर की बाहिम्मत 2 यतीम खवातीन है जो घर में खाना बनाकर बेचने लगी हैं, खाना बनाती हैं बाकायदा तौर पर, हुसूल रिस्क की तलाश में, धूप हो, शदीद सर्दी हो, कुछ भी हो, वो खाना इस तरीके से तैयार भी करती हैं, साथ बेचती भी हैं, उससे पैसे भी कमाती हैं। बात तो सच है कि माँ बाप का साया बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह पाक आप सब लोगों पर माँ बाप का साया सलामत रखे। और वाकई में जब कहते हैं ना वो शजर हटता है तो फिर धूप जब लगती है तो वो वक्त की धूप होती है। अल्लाह पाक सबको और सब बहनों और बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और हम अपने नुमाइंदे के हमारे नुमाइंदा हैं फ़हीम अमीन, उन्होंने इनसे बातचीत की, वो हमारे जो बाहिम्मत खवातीन हैं उनके साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम जान लेते हैं मजीद क्या बातें हो रही हैं। ज़बरदस्त। जिस वक्त मैं कैवली ग्राउंड के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर 13 साला आमना ने अपनी बहन के साथ मिलकर एक होममेड फूड का ठेला लगाया है। थोड़ा सा आमना से भी इस हवाले से बात करते हैं कि उनके पास यहाँ पर लोगों को फ़रोख्त करने के लिए क्या क्या है और क्या हालात हैं जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। कब से आप ये काम कर रही हैं और कब से यहाँ पर आ रही हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मुझे तो 6 माह हो गए, आप भी मुझसे भी पहले की आ रही है। पकौड़े हैं मेरे पास और ये दाल चावल है, ये दाल है और ये चावल है हमारे पास, ये देख लेंगे, ये चावल है और हमारे पास रोटियां भी हैं, ये मिक्स सब्ज़ी है सालन में, ठीक है, और ये चने चाट है। इतनी तालीम हासिल की है, घर में कौन कौन है और क्या हालात बने कि आपको अपनी बहन के साथ यहाँ पर आना पड़ा? स्कूल की तो मैंने सिर्फ 3 ही पढ़ी और उसके बाद कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अब आगे इंशाल्लाह आलिमा बनूंगी। क्या चाहिए आप लोगों को कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके? दुकान वगैरह हो जाए या फिर कोई बड़ी रेडी वगैरह जिसमें हम लोग ये कर ले। तो ये छोटी सी है टेबल, इस पे बड़ी मुश्किल होती है और वहाँ से आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है। हमारे साथ आमना की बहन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे कुछ जानते हैं। आप बताइएगा कि कैसा जा रहा है, क्या ज़रूरत है आप लोगों को और किस वजह से यहाँ पर आना पड़ा आप लोगों को? ज़रूरत है, इनको पढ़ाना है, मेरा बेटा भी है, बहन भाई भी हैं, बच्चे ही हैं ये, मैंने कभी किसी को नहीं बोला, नहीं मैं सबको यही कहती मेरे बच्चे हैं। हमारे मम्मा पापा नहीं है, मम्मा पापा मेरे की डेथ हुई है तो हम लोगों ने मजबूरी है, किराए पे रहते हैं, गरीब है, 10,000 रुपया घर का किराया देना होता है, फिर बिजली का बिल, फिर ये परेशानियां हैं, ऊपर से कोई कमाने वाला नहीं है, हम खुद ही कमाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत हो, कोई ज़ाहिरी बात है आप चाहते होंगे इसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए इतनी गर्मी में, सर्दी में, और आज सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग कुछ इस तरह की किसी मुखैर हजरात से या हुकूमत से कोई आपको कोई रेडी का बंदोबस्त कर दिया? हम लोग जैसे देखे बारिश पड़ रही, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने ये लगाई है फ्लैक्स बारिश के लिए। हुकूमत से कहा, पहले भी इंटरव्यू बना के लेके गए हैं, कह रहे आपके घर तक CM वाले पहुंचे हैं, उन्होंने हमसे बात की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट आगे बना के भेजी है। अच्छा, बिल्कुल जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी मदद आपके तहत इन दोनों बहनों की जानिब से एक छोटा सा ठेला लगाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि अपना जो पेट है, अपने जो अखराजात हैं उनको जो है वो पूरा किया जा सके। और इस हवाले से ये जो चीज़ें हैं, ये स्टॉल एक अच्छी काविश है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर मुखैर हजरात की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पर कोई उन्हें ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए, कोई बड़ी रेडी ले दी जाए या कोई छोटी सी दुकान का बंदोबस्त हो जाए, तो वो इज़्ज़त के साथ गर्मी सर्दी में जो है वहाँ पर रख कर अपना कारोबार कर सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपकी मुलाकात करवा दी इन बाहिम्मत खवातीन से, लेकिन खातून एक और भी हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है जो कि बहुत मुनफरिद काम कर रही हैं। हमारे डांस तो आपने बहुत तरह के सुने होंगे और मेरी भी एक टीचर है जो बहुत बड़ा नाम है, वो भी पाकिस्तान का, निखत चौधरी की बात कर रही हूँ। तो डांस आपने अलग तरह के सुने होंगे, लेकिन वो वाली बात कि आपने सभी सोचा भी है शाहज़ेब कि क्रिकेट के जो स्टेप्स होते हैं, लाइक यू नो आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो या आप फील्डिंग कर रहे हो, वो भी जो है वो डांस स्टेप्स हैं और उसको क्रिक कथा का नाम दे दिया जाए। क्या बात है? यानी कि बात हम कर रहे हैं लाहौर के कथक डांस ट्रेनर उज़मा ने क्रिक कथा के नाम से एक वीडियो जारी की है जिसमें बल्लेबाज और बॉलर्स के हर एक्शन
यानी कि जो भी वो एक्शन करते हैं, चाहे वो बॉलर का एक्शन है या फील्डर का है या बैट्समैन का है, जिसको बैटर कहते हैं, क्या बात तो है। अगर वो कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उन्हीं एक्शंस के साथ साथ जो है वो कथक डांस तैयार किया जाता है और इसको इस तरह नाम दिया गया है क्रिक कथा का। साथ में ये जो कथक के रंग हैं वो खूबसूरती से पेश किए जा रहे हैं और क्रिकेट के जरिए पेश किए जा रहे हैं, यानी कि क्रिकेट के उसके अंदर एक्शंस हैं, डांस है कथक का। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ, ये आइडिया कैसे आया, इसी पर बात करने के लिए हमें उज़मा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। वेलकम जी। उज़मा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये आइडिया कैसे आया आपको कि क्रिकेट के डांस मूव्स बनने चाहिए या क्रिकेट में जो स्टाइल है, जो स्टेप्स होते हैं, चाहे वो बॉलिंग के हों, बैटिंग के हों, उनको डांस में तब्दील करना है? देखिए जी, हम जो डांसर्स होते हैं ना, वो हर चीज़ को मेरा ख्याल है उसी तरह से देखते हैं। चाहे जो कोई एक्टर है या कोई डांसर है, तो मैं यही बता रही थी, उस दिन भी एक दोस्त के साथ बात हो रही थी कि हम चिड़िया को उड़ते हुए देख के और उसको दाना चुगते हुए देख के भी दिमाग में कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने पूछा कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, तो मैं बॉल के साथ एक कोरियोग्राफी कर रही थी कि बच्चे हैं मेरे इर्द गिर्द और मैं बॉल के साथ खेल रही हूँ और बॉल पानी के उस पार चला जाता है और फिर बच्चों के साथ मैं पानी में उतरती हूँ और दूसरी साइड से बॉल लाती हूँ और फिर हम दोबारा से अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो वहाँ पे फजल अहमद, ही इज़ अ डीओपी और फिल्म मेकर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं इस तरह से बॉल के साथ खेल रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द बच्चे हैं, मैं इमेजिन कर रही हूँ और इस तरह से। और वो क्रिकेट का बहुत क्रेज था और वो शुरू से चाहते थे कुछ ना कुछ करना कि मैं क्रिकेट के लिए कुछ करूँगा। तो बस वहाँ से ये बात शुरू हुई कि हम मिलके एक इस तरह की चीज़ बनाते हैं जिसमें क्रिकेट भी आ जाए और आपका डांस भी आ जाए। तो फिर हमने कथक की परफॉर्मेंस उस तरह से की और जी बिल्कुल, और फिर उन्होंने शूट किया। कब से कर रही हैं कथक? मुझे जी वैसे तो बचपन से ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था डांस का, लेकिन प्रॉपर मैंने सीखना निगत आपा से, नाहिद आपा से और पीएनसीए से। क्या बात है, आप हमारी उस्ताद भी एक ही हैं। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो आपने बच्चों को कब से सिखाना शुरू किया? सब कह रही है खुद तो आपने बचपन से ही आपको शौक था, फिर हमारी म्यूचुअल हमारी टीचर भी आपकी उस्तादों में हैं, तो बच्चों को कैसे आपने कब से स्टार्ट किया सिखाना? मैंने 12 साल हो गए हैं मुझे एलजीएस में भी सिखाते हुए, और इसके अलावा हमारे पास एक गांव है, मैं अस्करी में रहती हूँ और कमाहा में एक गांव है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि उन बच्चों के साथ भी ये काम किया जाए और उनको पोइट्री और डांस और इस तरफ लाया जाए। तो उनके साथ भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए और इसी तरह मुख्तलिफ गाँव में और बच्चों के साथ जाके भी वो प्रोजेक्ट्स किए। बट मुझे 12 साल हो गए हम सिखाते हुए, और सिलसिला इसी तरह से शुरू हुआ था कि निगत आपा एलजीएस में सिखा रही थी और मैं उनको असिस्ट कर रही थी, और उसके बाद जो है वो परमानेंट मैंने सिखाना शुरू किया। अच्छा उज़मा साहिबा, जैसा कि आप कथक सिखाती भी हैं, कथक डांसर हैं भी, आप लोगों की नज़र बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो जैसा कि हम क्रिकेट का जिक्र कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर ये डांस, ये स्टेप्स तैयार करने के लिए या ये क्रिक कथा तैयार करने के लिए आपने मैचेस देखे होंगे और आप प्लेयर्स को बहुत क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करती होंगी, उनको देखती होंगी। कितना वक्त लगा आपको ये जानने में या ये देखने में कि इस तरीके से मुझे स्टेप्स तैयार करने, या क्रिकेट में जब फील्डिंग की जा रही होती है, बॉलिंग होती है, बैटिंग होती है, तो इस किस्म के स्टेप्स बनते हैं? जी देखिए, क्रिकेट हम बचपन से देख रहे हैं और हमारे घर पे भी एक माहौल होता था, जैसे ईद है, कोई फेस्टिवल है जिस दिन क्रिकेट होता था। तो मुझे याद है कि हमारे घर पे और भी मेहमान, मोहल्लेदार सारे इनवाइटेड होते थे। अम्मी चाय बना रही हैं किचन में और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो वो एक बहुत क्रेज होता था, बचपन से ही हम देखते थे और इंतज़ार रहता था क्रिकेट का। तो वो सारी मूवमेंट्स और वो सारा जो एक्शन है वो जहन में तो था, बट उसको कोरियोग्राफी में किस तरह से लेके आना है, मैं वक्तन फ़ौक्तन उस तरह से परफॉर्मेंसेस इस तरह की डिफरेंट बनाती रहती थी, जिसमें बैट्समैन की मूवमेंट्स हैं और बॉलर की मूवमेंट्स हैं और इस तरह की डिफरेंट मूवमेंट्स, बट उसको इस तरह से प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट के तौर पे, मतलब प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं मैं कहूँगी, उसको कोरियोग्राफी में लेके आना और
प्रॉपर एक पूरी डांस पीस बनाना हमने जो है वो उसके बाद सोचा। जब एक कोरियोग्राफी में आपने चेंज कर दिया उसमें साहिबा, साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जिद्दत आ रही है अब डांस में भी, बड़े नए किस्म के डांसेस अब मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो हम हिप हॉप डांसिंग की बात करें, डांस बैटल्स होती हैं। आप समझती हैं नौजवान नस्ल में खास तौर पर जो कथक का एक ट्रेंड है वो काफी कम होता जा रहा है, या वो शौक कम होता जा रहा है, या अभी भी वो उसी तरह लोग शौक रखते हैं जो कथक करने वाले हैं? नहीं जी, मैं तो नए बच्चों को ही सिखा रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ कॉलोनी में आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट किस्म के डांसेस भी हो रहे हैं, बट वहाँ पे सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस और डांसेस भी उसी तरह से उसी लेवल पे और उतने ही जोश के साथ वो लोग कर रहे हैं। तो बीच में मुझे एक टाइम पे आके फील हुआ था कि बच्चे जो हैं वो कथक से उकता गए हैं या शायद नहीं करना चाहते, क्योंकि एलजीएस में तो बहुत अरसे से, बहुत सालों से कथक करवाया जा रहा है और हमारे बहुत बेहतरीन उस्ताद जो हैं उन्होंने करवाया है, बीना आपा हैं, निगत आपा हैं। बट बीच में एक रुझान आया था जिसमें लग रहा था कि ट्रेंड चेंज हो गया है और अब वो नहीं करना चाहते। बट अब मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को भी सिखाते हुए कि उसमें बच्चे चाहते हैं कि हमें क्लासिकल भी आए और वो सीखते भी हैं, और अब परफॉर्मेंसेस भी इस तरह की मैं देख रही हूँ। नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, बच्चे क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं माया। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म है कथक, और आपके उज़्मा आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला और आपने क्रिक कथा को जो है आपने इंट्रोड्यूस किया। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और हमारी उस्तादों को हमारा बेहद सलाम और दुआओं की दरख्वास्त। साथ साथ अब प्रोग्राम का जो है वक्त वो ख़त्म हो रहा है शाहज़ेब, और जो है बढ़ते लम्हात PSL के और क्या क्या न्यूज़ लेकर आएंगी और कौन सी टीम जीतेगी इसके लिए करना पड़ेगा आपको मैचेस तक का इंतजार। लेकिन कल हम क्या खबरें लेकर आएंगे उसके लिए करना पड़ेगा आपको कल सुबह तक इंतजार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।